कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। फिर चमन में फूल महके, दिल में फिर शम्मे जली, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। बोलते आईने में एक बारी फिर से हम सब सामीन का बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल करते हैं आज की एक बहुत ही अहम और स्पेशल एपिसोड में, जिसमें हम जश्न मनाने जा रहे हैं वायलिन का। दोस्तों, आपको तो मालूम है कि बोलते आने के थ्रू हम लगातार ऐसे ऐसे बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सॉफ्ट पावर, जो कि म्यूजिक है, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, साहित्य है, एजुकेशन, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज, इन तमाम से हम बहुत जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और आज के इस खास मौके पर जो हम एक प्रोग्राम आपके सामने ला रहे हैं, वो जिस तरीके से मैंने बताया कि वायलिन, और वायलिन में अगर एक नाम जोड़ दिया जाए तो उसका नाम है उस्ताद असगर हुसैन खां। उस्ताद असगर हुसैन खां, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलते आने की इस कड़ी के अंदर। और ये आज की जो एपिसोड है, ये बहुत बेहतरीन इसलिए होने वाली है क्योंकि आपके बात के अंदर गायकी अंग एक खास है और तंत्रकारी है। इन दोनों को ब्लेंड करके जब वो बजाते हैं तो दुनिया भर में आपने जो मशहूरी ली है वो बाकमाल बहुत ही खूबसूरती से पूरी दुनिया में फैल गया है। हाल ही में आपकी बड़ी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं और आप एक बड़े कंपोजर भी रहे हैं, और जिस तरीके से दिल्ली घराना से आप बिलोंग करते हैं और शुरुआती तालीम आपने संगीत में अपने वालिद उस्ताद अनवर हुसैन साहब से ली, जो एक बहुत बड़े तबला नवाज रहे हैं। मैं समझता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है और जो मैंने रिसर्च करी है, तमाम बड़े सिंगर्स के साथ उन्होंने बजाया और उनसे शुरुआती आपने तालीम ली। और उसके बाद जो है उस्ताद गौहर अली खान साहब से आप सीखे, और फिर उसके बाद वायलिन विजिट उस्ताद जहूर अहमद खान, दिल्ली घराने के कितने बड़े नामचीन कलाकार और कंपोजर वायलिनिस्ट उस्ताद जहूर अहमद खान साहब से आपने तमाम ये शिक्षा ली। आपके उसमें जिस तरीके से मैंने बताया कि जो बाद में आपका ब्लेंडिंग है और वो तंत्रकारी है और प्लस गायकी, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। इसलिए शायद कभी कभी लोग, और जो आप पे लिखा भी जाता है मीडिया के अंदर, तो आपका शायद वो बोलता या गाता वायलिन, सिंगिंग वायलिन, एक बहुत बड़ी चीज है। सिंगिंग वायलिन, यू आर अ सिंगिंग वायलिनिस्ट, आई वुड से लाइक दैट। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि आपका जो जिस तरीके से ये जो वायलिन में आपकी बड़ी खूबियां हैं, इसके अंदर तान, खटका, गमक, मीन, फ्लुएंसी, इन तमाम का एक जो मिक्सचर उभर कर आती है, गुलदस्ता पैदा होता है। ये तमाम वेरिड शेड्स और वेरिड आपकी डाइवर्सिटी दिखाती है। इस पूरी को स्टोरी को अभी हम तफसील में जब जानना चाह रहे हैं, तो लोकल से ग्लोबल, तो ये हम अब पर्सपेक्टिव लेना चाहेंगे वायलिन का। और आपने जो मशहूरी प्राप्त की है तमाम इस वायलिन की जर्नी में, तो उस्ताद असगर साहब, मैं आपसे सबसे पहला बेसिक सवाल ये पूछना चाहूंगा वायलिन की, कि इसकी तमाम जर्नी जो हुई है, इसका हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक आप यात्रा बताइए कि कहां से शुरू हुआ, इन्वेंशन कहां से हुआ, आविष्कार कहां से हुआ, और किस तरीके से चल चल के हिंदुस्तान पहुंचा, और हिंदुस्तान में भी सबसे पहले किसने बजाया इसको। तो ये तमाम चीज पे आप कुछ रोशनी डालिए। जरूर जी डेविड साहब, सबसे पहले तो मैं बोलते आईने के सभी व्यूअर्स को नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ। जी और खास तौर पे आपको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपने अपने इतने कामयाब प्रोग्राम के लिए मेरा भी इंतखाब किया
ये वाकई मेरे लिए एक ऑनर की बात है। वेरी तो गुड। डेविड साहब, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जी 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 अब रहा सवाल द जर्नी ऑफ वायलिन। जी 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 जी। तो हम बात करेंगे वायलिन कब शुरू हुआ, कब इन्वेंशन हुई दुनिया में इसकी, और कहाँ कहाँ ट्रेवल करता करता ये इंडिया कैसे पहुंचा। जी ब्रीफ में बताऊंगा। जी जी बताइए। वायलिन की इन्वेंशन हुई यूरोप में, इटली में, 16th सेंचुरी। ठीक। और इटली से फिर ये पूरे यूरोप में पॉपुलर होता गया, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में और भी कंट्रीज में। और 18th सेंचुरी में ये सब जगह से घूमता हुआ इंडिया आ गया। ओके और इंडिया में भी साउथ इंडिया में आया। ओके। साउथ इंडिया में कर्नाटका स्टेट में आया, बेंगलोर। अच्छा। तो उस समय बेंगलोर में जो महाराजा हुआ करते थे, उनके यहाँ एक बैंड था जी जी जिसमें कुछ जर्मनी के आर्टिस्ट भी उन्होंने बुलाए हुए थे, और वो लोग वहाँ जर्मन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करते थे। उसमें वायलिन भी एक। अच्छा। तो महाराजा जी के यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान थे, वीणा वादक। जी जी जी। दो भाई, हम्म। जिनका नाम था पंडित वेलु स्वामी दीक्षितर जी। जी 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 जी। तो वो हिंदुस्तान के पहले आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में वायलिन। ओके। वेलु स्वामी दीक्षितर। तो जी जी जी। उसके बाद ये इसका सफर जो था वो चलता रहा, और कर्नाटका से होता हुआ फिर ये पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर होता गया। और आज पोजीशन ये है इस वायलिन इंस्ट्रूमेंट की कि ये ऐसा लगता ही नहीं है कि ये विदेश से आया है। बिल्कुल है। इंडिया ने वायलिन को इतने खूबसूरती से अडॉप्ट किया है जी कि अब ये हमारे संगीत का एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि अगर वायलिन ना हो तो हमारा शास्त्रीय संगीत अभी इनकम्प्लीट सा लगता है। क्या बात है। क्योंकि जिन जिन विद्वानों ने, जिन जिन बड़े बड़े वायलिन वादकों ने इंडिया में वायलिन में जो काम किया है वो बहुत ही यादगार हुआ है जी। और बहुत ही कमाल का काम हुआ। नहीं नहीं बिल्कुल। तो उनमें बहुत सारे नाम आते हैं। पंडित बीजी चौक जी का नाम आता है उसमें, ओके। पंडित डी के दातार जी का नाम आता है उसमें, जी 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 उस्ताद जफर अहमद खान साहब, उस्ताद गौर अली खान साहब का नाम आता है। इसी तरह से आज की जनरेशन में एन राजन जी का नाम आता है, जी। एल सुब्रमण्यम जी का नाम आता है। और ये सफर चलता चलता हम तक आ गया और हमारे बाद की जनरेशन तक गया। तो बहुत ये अच्छा। तो बात हुई वायलिन के सफर। बहुत अच्छा है। तो हम थोड़ा सा वायलिन के स्टाइल ऑफ प्लेइंग की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जितना इंडियन म्यूजिक सीखा जी उसके साथ साथ उसी समय मैंने थोड़ा सा वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखा। जी 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 जी। वेस्टर्न म्यूजिक सीखने से मुझे एक बड़ा फायदा ये हुआ कि वायलिन को समझने में मुझे बहुत आसानी हुई, क्योंकि वायलिन एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है, हाँ हाँ। वर्ल्ड वाइड बजता है। जी हाँ। तो उसका स्टाइल ऑफ प्लेइंग भी सारी दुनिया में अलग अलग। जी और यूरोपियन कंट्रीज में कैसे बज रहा है, गल्फ कंट्रीज में कैसे बज रहा है, जी। हमारे इंडिया में कैसे बज रहा है, ये एक छोटे छोटे ग्लिम्सिस मैं आपको दिखाना चाहूँ, प्लीज अगर इरशाद। आप इजाजत दें। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल प्लीज करिएगा, बहुत खुशी होगी। जी, जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपियन हाँ स्टाइल वायलिन। ठीक है। यूरोप में वायलिन को ऐसे पकड़ते जी 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 जी। हैं, मेजर डिफरेंस। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत और अच्छा। इंडिया में हम लोग ऐसे बजाते अच्छा हैं, अच्छा। क्लासिकल, हाँ इंडियन क्लासिकल पोस्टर्स हैं, बजने अलग के लिए अलग पोस्टर्स तो हैं। वायलिन को ऐसे रखना पड़ता है, ठीक है। और यूरोप में ऐसे करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी मैं सबसे इंफॉर्मेशन। पहले यूरोपियन स्टाइल दिखाता हूँ आपको, प्लीज। ये यूरोप में कैसे क्या काम होता है। ठीक है। वाह।
वाह वाह। वेस्टर्न म्यूजिक में वायलिन में एक और काम होता है जो हमारे जी। इंडियन म्यूजिक में नहीं होता। जी जी जी। और सिस्टम का जो काम है तो वो जी। वायलिन में कैसे? जी 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 जी। थोड़ा सा उसका भी एक सैंपल पेश करता हूँ आपको। प्लीज। जी। आप डबल नोट साउंड फील कीजिएगा डेविड साहब। जी जी जी। हाँ हाँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। वाह, क्या बात है। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, क्या बात है। वो एक ये स्टाइल हुआ। जी। उसके बाद गल्फ कंट्रीज में भी वायलिन बहुत अच्छा बज रहा है। जी। तो वो गल्फ का क्या अंदाज है, देखिए हाँ थोड़ा हाँ, सा नहीं नहीं, अरबिक बहुत अच्छा आपको लगेगा, दिखाता हूं। बहुत अच्छा। आपको शायद पसंद आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल पसंद आएगा, बहुत। गल्फ का तो मजा है। वाह। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। देखिए गल्फ कंट्री। वाह 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 वाह। क्या क्या बात है। वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। ज्यादा, मतलब आप हमें अरब में ले गए। देखिए, जैसे कहा मैंने बताया यूरोप में आपको पहले ले गए, इटली से स्टार्ट करा, जी पूरा यूरोप जी घुमाया, भारत में जी आके फिर अरब गए। अब कहाँ ले जा रहे जी। हैं। अब इसको मैं जोड़ता हूँ बॉलीवुड से। रियली? ओ, जी। वो तो बड़ी मेजर बात होगी। उससे पेशतर, मुझे बल्कि उस्ताद जी, मैं जी एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। वो तो बॉलीवुड का बड़ा लंबा सिलसिला होएगा, क्योंकि मेरी भी कई जी फरमाइशें, और बोलते आईने के तमाम हमारे नाजरीन हैं, उनकी तरफ से कुछ जी फरमाइशें जी हुए, मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त एक बड़ी छोटी सी इल्तिजा है हमारी, बोलते आईने की तरफ जी से। जी हुक्म कीजिए। अभी हाल ही में एक बड़ी रोचक इंसिडेंट हुई थी आपके प्रोग्राम को लेके। वो हुआ अच्छा। क्या कि एक बड़ा भारी प्रोग्राम किया भारत सरकार ने, जिसमें जी हमारे जी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब आए हुए थे, और आपको आमंत्रित किया उसमें बजाने के लिए। जी 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 और जी अचानक से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपसे उस वक्त कहा कि भाई अज़र साहब, ये बताइए कि आप ये जो भजन है, वैष्णव जन ते तेने कहिए, क्या ये भी बजा जी पाएंगे आप? तो आपने जो जी बजाया तो उसपे तालियों की गड़गड़ाहट हुई। वो एक पीस छोटा सा जी जी। दिखाएंगे? नहीं, वो मैं छोटा सा पहले आपको इंसिडेंट बता देता हूँ हाँ प्लीज प्लीज। इसके बारे में हाँ, कि बड़ा अच्छा। ये बात है 2018 जी। अक्टूबर की। ओके। उस वक्त इंडिया में
रशिया के प्रेसिडेंट जी 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 मिस्टर व्लादिमीर पुतिन जी इंडिया आए थे जी जी जी। और उनके ऑनर में अच्छा, मेरा ये परफॉर्मेंस हुआ था, क्या बात। जिसमें बहुत ही सिलेक्टेड लोग थे। अच्छा 40 लोग थे, जी जिसमें जी से 20 हमारे इंडियन लोग थे जी और जी 20 रशियन डेलीगेशन था, जी जी जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी साहब जी। थे। तो प्रोग्राम से पहले काफी 20-25 दिन पहले सारा कुछ फिक्स हो गया था कि हमको क्या क्या कितनी कितनी देर बजाना है। ओके। 1.25 घंटे का मुझे ड्यूरेशन दिया गया था और उस अच्छा 1.25 घंटे में फिक्स हो गया था कि कौन से राग कितनी कितनी देर परफॉर्म करने हैं जी और क्या क्या करना है। जी जी तो जी, मैं उसके अकॉर्डिंगली चल रहा था बिल्कुल है। और मेरा और मोदी जी का जो डिस्टेंस था वो बहुत ज्यादा नहीं था। अच्छा स्टेज के बिल्कुल फ्रंट वाली जो टेबल थी उसपे मोदी साहब बैठे हुए थे जी 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 और उनके साथ प्रेसिडेंट जी पुतिन साहब बैठे हुए थे। जी तो मैं बजा रहा था कोई राग, उस वक्त जो डिसाइड हुआ था, बजाते बजाते मोदी जी ने हाथ के इशारे से मुझे ऐसे रोका और उन्होंने मुझे कहा, हाँ साहब, क्या आपको वैष्णव जन भजन बजाना आता है? अच्छा मैं रुक गया 1 मिनट के लिए और मैंने कहा सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। जी। तो कहने लगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे आप बहुत अच्छा बजाएंगे, मुझे मालूम। हाँ, एतमाद है। तो जी तो आप मोदी जी ने कहा कि वो भजन बजाइए। जी तो मैंने वो भजन बजाना शुरू कर दिया, वैष्णव जन। तो मोदी जी ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला अच्छा और उस मोबाइल में से उन्होंने कोई वीडियो निकाला। अच्छा उस वीडियो को उन्होंने पुतिन जी की तरफ दिखाया कि देखिए ये क्या हो रहा है। एक रशियन आर्टिस्ट, रशियन फीमेल लड़की अच्छा अच्छा उस भजन को गा रही थी। ओके। हाँ जी। तो तो देखिए वो कितनी उन्होंने रोचक बात है ये। हाँ, हाँ जी, बड़ी बात उनको है। दिखाया पुतिन जी को जी कि ये लड़की जो गा रही है ये भजन ये बजा रहे हैं। जी और फिर जब वो भजन खत्म हो गया तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, दोनों ही ने। और वो जो टाइम था मेरे लिए हमेशा ही बहुत ही यादगार रहेगा, बिल्कुल, ये तो बहुत ही लाइफ टाइम मेमोरेबल रहेगा, अचीवमेंट हो गई आपके क्योंकि हर लिटरेचर आर्टिस्ट के की लिए। जिंदगी में ऐसे जो अवसर हैं बहुत कम आते हैं। बिल्कुल तो मैं बहुत अपने आप रेयर है। को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसा एक टाइम आया जब हाँ मैंने मोदी जी के लिए स्पेशली परफॉर्म किया। हाँ हाँ हाँ, देखिए ये उसकी फोटो है उस समय की, मैं दिखाना जी चाहूंगा आपको। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी हैं, मोदी बहुत साहब अच्छा। हैं और मैं। असगर साहब, हम तमाम बोलते आईने के तमाम जितने दर्शक हैं आपको जी मुबारकबाद देते हैं। ये बहुत बड़ा आपका नवाज लाइफ का ओकेजन है और कभी नवाज बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए कभी ऐसा कोई पल आता है जो आपके लिए आया। हमारी तरफ से जी मुबारक। जी थैंक यू। अच्छा उस्ताद जी, अब ये बताइए कि हमारी जो चर्चा चल रही थी, आपने तरह तरह के स्टाइल दिखाए, घराने दिखाए, तंत्रकारी दिखाई, बाज दिखाया, गायकी दिखाई जी और करते जी करते आपने सडनली कहा मैं बॉलीवुड के कुछ गाने भी जी बताऊंगा। और जो बड़ी जी भारी अचीवमेंट है, क्योंकि हमारा तमाम हिंदुस्तान अपनी जो सॉफ्ट पावर है बॉलीवुड के गाने और जी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक उस पर नाच करता है। और आपको तो हमने बिल्कुल कई बारी कई बड़े बड़े फंक्शंस में आपके पास फरमाइश आई है। जी बल्कि मैं जहां तक याद करता हूं, मैं ऐसी बताता हूं, एक बारी जी तो बल्कि ये आया था, ये आशा भोसले जी का एक गाना है शायद वक्त पिक्चर का, आगे भी जाने ना तू पीछे भी जाने ना जी तू, जी एक ये था। और फिर उसके बाद मैं 1 मिनट सिर्फ लेना चाहूंगा कि बॉलीवुड में जो जी वायलिन का इस्तेमाल हुआ और जिसको आपने कई बारी दिखाया है और जिसमें जी पिक्चर जैसे मोहब्बतें आई शाहरुख खान साहब की, राज जी आई, जी युवराज जी जी आई, बाजीगर का हाँ बल्कि टाइटल सॉन्ग पूरा इस पे बना। और एक तो जी चीज कभी कोई भूलता ही नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का जो है शोर पिक्चर का गाना, कि एक हाँ प्यार का बिल्कुल नगमा है या नीले नीले अंबर पे। वाह 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 वाह। और और मेरा ख्याल है तुम ही हो आशिकी 2 का भी एक गाना बड़ा वायलिन पे ही जी जी प्रचलित हुआ। और जी आखिरी में मैं ये कहूंगा कि इन तमाम के टुकड़े जो है, और एक शायद मदन मोहन साहब की एक इतनी प्यारी कॉम्पोजिशन लता जी की, यूं हजरतों के दाग, क्या बात है। इन तमाम को अपने आप बताते रहिए और छोटे छोटे टिंज हमको टचिंग करके दिखाइए, बड़ा मजा आएगा।
देखिए, मैं आपकी बात को कोशिश करूंगा पूरा करने की। सबसे पहले एक बात बताता चलूं कि वायलिन का जो इस्तेमाल है बॉलीवुड में बहुत वर्सिटैलिटी में हुआ। बिल्कुल है। वर्सिटैलिटी इन द सेंस के वायलिन सारी दुनिया में एक अकेला इंस्ट्रूमेंट है कि ये अकेला भी बजता है और 100 वायलिन एक साथ भी बजता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जो अक्सर आपने सिम्फनीज में देखा होगा, सिम्फनीज में होता है, ऑर्केस्ट्रा में होता है, ऑर्केस्ट्रा में होता है। तो बॉलीवुड में वायलिन के दोनों रूप इस्तेमाल होते हैं। शंकर जयकिशन से लेके नौशाद साहब से लेके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन और आज की डेट तक इसमें ऑर्केस्ट्रल फॉर्म में जो वायलिन यूज हुए हैं। रहमान साहब ने तो बहुत ही करा यूज, रहमान साहब ने। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और शंकर जयकिशन जी ने सबसे ज्यादा द नंबर ऑफ वायलिन यूज किए हैं। उनके ऑर्केस्ट्रा में 80-80, 100-100 वायलिन हुआ करते। बिल्कुल है, शंकर जयकिशन का तो याद है। वो जो साउंड है 80 वायलिन का एक साथ, वो एक अलग ऑरा क्रिएट करता है। इसी तरह से जो सोलो वायलिन का स्टाइल है वो एक अलग ऑरा क्रिएट करता है। आपने बात की शोर फिल्म की। हाँ। मैं बहुत छोटा था और उस वक्त बस मेरी तालीम शुरू हुई थी। मैंने वायलिन सीखना शुरू किया था, शायद 2-4 साल हुए थे जब ये फिल्म आई थी। हाँ। तो मैं इस चीज से बड़ा अट्रैक्ट हुआ था कि यार ये बड़ी कमाल की फिल्म है कि इसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट को इतने ढंग से अच्छे ढंग से इसमें मनोज कुमार जी और जया भादुरी जी हैं शोर पिक्चर। तो मैं सबसे पहले वही बजाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। उसमें क्या खूबसूरत बात है वायलिन में कि उसका जो इंट्रो म्यूजिक है, अच्छा, वो सोलो वायलिन से शुरू होता है। वाह। उस गाने का जो इंट्रोडक्शन म्यूजिक है वो सोलो वायलिन से शुरू होता है। तो वो एक पार्ट मैं थोड़ा सा बजाऊंगा, प्लीज बताइए। और उसके बाद में जो उसकी अस्थाई है, जो लता जी और मुकेश जी ने गाई है, वो बजाऊंगा। और उसके बाद में जो उसका फर्स्ट इंटरल्यूड है, जिसकी वजह से वो शोर का गाना वायलिन से जुड़ गया। जी जी जी, थोड़ा सा वो बजा के दिखाओ प्लीज प्लीज। जी, पेश कीजिएगा। देखिए, बॉलीवुड में वायलिन ऐसे बजता है, इसलिए अभी ऐसे ही रहेगा। जब मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पे आऊंगा, अब मैं उसमें मतलब थोड़ी सी आपको यूरोपियन स्टाइल पे आप दिखा रहे हैं, यूरोपियन स्टाइल वो भी दिखाऊंगा बाद में। तो अभी ये आपके शुरू होता है हमारा प्यार का नगमा का इंट्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है जी। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। यहाँ से वायलिन का सोलो पार्ट आता है जी। वाह वाह। जी। अब वो इंटरल्यूड जिससे ये गाना वायलिन की पहचान बना। जी। वाह वाह। और इसके बाद अंतरा आया। जी। तो ये बात ऐसे बनती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा। अब मैं जी, एक दो गाने ऐसे थोड़ा सा आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी 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 जी। सर मैं बेसिकली मैं क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ, तो इसलिए क्लासिकलिटी से मैं मानता हूँ। राग, क्लासिकल म्यूजिक और वायलिन, इन तीनों चीजों को जोड़ने की कोशिश है जी सर। जी जी। तो लेकिन क्योंकि हम बॉलीवुड से भी अभी इस समय जुड़े हुए हैं, तो एक राग बड़ा मीठा सा है हमारा, हाँ हाँ, पहाड़ी। अरे वाह,
कमाल है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा बॉलीवुड के गाने पहाड़ी पे ही सबसे ज्यादा बने हैं। जी, कुछ कंपोजर्स ने बड़े खूबसूरत धुनें बनाई। बिल्कुल, रवि साहब को ले लीजिए, अच्छे ढंग से पहाड़ी राग को इस्तेमाल किया। हाँ हाँ, रवि साहब की तो सबसे ज्यादा है उस पे। जी, सभी की है, जी, नॉट ओनली रवि साहब बल्कि खयाम साहब, लक्ष्मीकांत बेहलाल जी, अपना आपका ये शिव हरि जी, रविंद्र जैन जी, जी 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 जी, सभी लोगों की कंपोजिशन है। तो मैं छोटी छोटी ग्लिम्पसेस हाँ हाँ, आपको बिल्कुल देखिए है, पहाड़ी की दिखाता हूँ, और प्लीज फिर दिखाएं। पहाड़ी से राग को कैसे गाने को जोड़ा गया है, क्या बात तो है। थोड़ा सा वो झलक मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, पहले पहाड़ी का मूल रूप क्या है राग के तौर पे। जी 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 जी। जी, वाह, बहुत अच्छा। जी जी, खयाम क्या साहब बात, का देखिए। क्या बात, हाँ, क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह वाह, खयाम साहब का दूसरा रंग देखिए पहाड़ी का। हाँ हाँ हाँ, जी, वाह वाह वाह, वाह वाह, रूही रूही, वाह वाह वाह। मेरा ख्याल है फारूक शेख साहब का और दीप्ति नवल पे ये फिल्माया गया था। खयाम साहब का रंग बहुत देखिए। खयाम साहब की कॉम्पोजिशन रूही ओपी का। नैयर साहब, जी, ओपी नैयर साहब पहाड़ी को तो में बहुत ही, कैसे ओपी नैयर ने ओपी इस्तेमाल नैयर किया। साहब का तो कमाल है। जी, वाह वाह वाह, कश्मीर की कली, वाह, सीखा कहाँ से, इशारों इशारों में, वाह, वाह रविंद्र वाह, जैन जी को देखिए, क्या इसी बात, राग को लेकर रविंद्र जैन की क्या सोच थी, जी क्या जी खूबसूरत कंपोजिशन बनाई उन्होंने। जी,
अच्छा। अब रविंद्र जानकी का पहाड़ी का एक दूसरा रूप देखिए जी, कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता था राग को, कि हर कंपोजिशन अपने में ऐसा लगता था कि बस ये इसी के लिए बना है। देखिए जी, फिल्म आई थी हिना, जो रामदेवी गंगा वैली के बहुत सालों के बाद आई थी, जी, तो रविंद्र जानकी ने उसमें पहाड़ी का क्या इस्तेमाल किया। क्या बात है, बहुत अच्छा। शिव हरि जी का अंदाज देखिए पहाड़ी का। जी 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 जी। अब शिव हरि जी क्योंकि खुद क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, पंडित शिवकुमार शर्मा जी संतूर मास्टर और पंडित धनप्रसाद चौरसिया जी फ्लूट मास्टर, लेकिन शिव हरि के नाम से इन्होंने बॉलीवुड में कंपोजर्स की टीम बनाई और कुछ बड़े खूबसूरत गाने जी। तो देखिए एक ही फिल्म, एक ही राग और दो अंदाज। ओके, बड़ी कमाल बात है। बड़ी एक रोमांटिक सीन पहाड़ी के अंदर, एक सैड सीन पहाड़ी के अंदर। वाह 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 वाह। तो ये दोनों झलक मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ शिव हरि के म्यूजिक को। जी 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 जी। क्या बात है, वाह 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 वाह, ये सैड रोमांटिक, वाह वाह, बहुत खूबसूरत। तो ये सब स्टाइल के गाने हैं, हजारों हैं, अगर सिर्फ गाने ही बजाते जाएंगे तो ऐसे ऐसे कई एपिसोड हमें करने पड़ेंगे। अच्छा ये बताइए असगर साहब, एक बात बताइए, मैंने एक प्रोग्राम अटेंड करा था आपका कुछ जमाने पहले दिल्ली में बड़े ऑडिटोरियम में, और आपने उस पे ये बताया कि आपकी कई प्रिय राग है, क्योंकि आप तो हमेशा क्लासिकली बजाते हैं, बेशक ये थोड़ा आप इसमें भी आ जाते हैं, लेकिन क्लासिकल आपके प्योर है। तो उसमें आपने ये बताया कि आपकी एक प्रिय राग झंझोटी भी है, और झंझोटी बाखूबी बहुत मजा रेलिश करते हुए आप बजाते हैं, क्योंकि उसमें सैड रोमांटिसिज्म छुपा हुआ, अकेलापन, व्यथा, तड़पन, ये झंझोटी की नहीं, झंझोटी तो बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत खूबसूरत राग है। झंझोटी बहुत खूबसूरत बजाते हैं आप। अरे नवाजिश है आपकी, शुक्रिया। मैं झंझोटी का अंदाज पेश करता हूँ छोटा सा। प्लीज प्लीज। जी।
वाह, 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 वाह। शुक्रिया। अच्छा असगर साहब ये बताइए, मैं कुछ ज़माने पहले आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था और जी उस इंटरव्यू के अंदर एक बड़ी ख़ास आपने वहाँ पर एक बात बोली कि जी आप बचपन से ही ये संगीत में लग गए थे। जैसे मैंने बताया आपके जी वालिद बहुत बड़े तबला नवाज़ थे, लता जी मंगेशकर जी के साथ एक बारी बजा रहे थे, तो उस वक़्त जी आप 6 साल के थे, तो आपने भी जी तबला थोड़ा-सा लता जी के साथ बजाया। ख़ैर ये बड़ी अच्छी स्टोरी। जी यहाँ से मैं उठाता हुआ फिर उस इंटरव्यू में एक बात बताना ये चाह रहा हूँ अपने नाज़रीन को कि आपने हर आर्टिस्ट के साथ बजाया। कितने बड़े-बड़े दिग्गज ले लीजिए। जी उनके साथ अकम्पनी करके। लेकिन एक जी डिसीजन शायद आपके दिमाग में उस इंटरव्यू में मैंने सुना 92-93 की बात है कि एक जी डिसीजन आपने लिया कि भाई अब मैंने बहुत हो गया, सबके साथ बजा लिया, अच्छा खा पी लिया। फिर आप सोलो परफॉर्मेंसेस पे उसके बाद उतरे और एक इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया और एक बहुत बड़ी आपने ज़िंदगी में एक सीढ़ी चढ़ी और एक बड़ा मकाम हासिल करा। उसका जी, वो थोड़ा-सा मेरी बताइए। ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट है, जी, बताइएगा। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसके बारे में कुछ डिटेल प्लीज़, आपके साथ बहुत ज़रूर खुशी शेयर होगी। करूँगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो जो आपने इंसिडेंट छेड़ा जी, लता मंगेशकर जी वाला, जी। वो बताता चलूँ, वो ओह! बड़ी इंटरेस्टिंग सी नहीं, बात नहीं है और हमारे मुझे दर्शकों को बड़ा आगे अच्छा के लगेगा। श्रोताओं को ज़रूर पसंद आएगी वो बात। बिल्कुल है। बात उस ज़माने की है जब मैं मेरा ख़्याल 6-7 साल का था जी, और ये डिसाइड नहीं हुआ था कि मैं आर्टिस्ट बनूँगा या वायलिन बजाऊँगा या क्या करूँगा, कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। जी, 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 तो हमारे वालिद साहब उस्ताद अनवार हुसैन खां साहब जी, अपने ज़माने के बड़े मशहूर तबला वादक रहे हैं जी, और फ़िल्म इंडस्ट्री के उस दौर के सभी आर्टिस्टों के साथ रेगुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉन्सर्ट्स किया करते थे। जी, उसमें लता मंगेशकर जी, उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब, उसमें तलत महमूद साहब, उसमें मुकेश जी, उसमें मन्ना डे जी, महेंद्र कपूर जी, इन सब के साथ मेरे वालिद साहब ने बहुत साल काम किया। तो एक बार दिल्ली में लता मंगेशकर जी का कोई प्रोग्राम होने वाला था जी, और मेरे वालिद साहब को उनके साथ उस प्रोग्राम में तबला बजाना। जी। बड़ी मजे की बात है ये। मैं जब भी ये बात शेयर करता हूँ मुझे अंदर से बड़ी खुशी होती है। प्लीज़, प्लीज़। तो
मैं बचपन में ही अपने घुटनों पे ऐसे करके ना तबला बजाया करता था। अच्छा। मेरे वालिद घर में रियाज करते थे तो मैं सामने बैठ जाता था और उनको देख देख के ऐसे उंगलियां चलाता था घुटनों। अच्छा। तो हमारी वालिदा को, हमारी अम्मी को ये बात बड़ी अच्छी लगती थी, वो बड़ी खुश होती थी कि देखो इस बच्चे को तबले का शौक है, ये कुछ करेगा। जी। तो खैर वो बात आई लता मंगेशकर जी की, तो मेरे वालिद साहब उनके साथ रिहर्सल करने के लिए जा रहे थे। उस जमाने में लता मंगेशकर जी अशोका होटल में ठहरी थी और दिल्ली में एक ही 5 स्टार होटल होता था अशोका होटल। जी। तो मैंने अपने वालिद साहब से जिद की कि जी मुझे भी लेके चले आप, मैं भी लता जी से मिलना चाहता हूँ। तो अब 6 साल की उम्र देखिए और ये जिद देखिए कि लता मंगेशकर जी से मिलना है। जी। तो मेरे वालिद ने कहा, कहने लगे यार तू मुझे परेशान करेगा भाई, तू चंचल बच्चा है, टिक के नहीं बैठेगा, मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगा, जी। तू काम नहीं करने देगा और सब खेल बिगड़ जाएगा। बेटे लता जी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। हाँ। तो वो अब मैंने फिर अपनी अम्मी से कहा, उनको पटाया थोड़ा सा, मैंने कहा अम्मी कुछ जी। करो, मुझे जाना है, तो मैं जी। पापा के साथ जाना चाहता हूँ। जी। तो खैर वो हमारी अम्मी ने हमारे वालिद साहब को राजी कर लिया। उन्होंने कहा अच्छा चलो जल्दी करो, तैयार हो जाओ, जल्दी कपड़े चेंज करो, अपने हाथ में जो तैयार करके वो हमें अपने साथ अशोका होटल ले गए। तो घंटी दबाई मेरे वालिद ने कमरे की, लता जी ने खुद दरवाजा खोला, तो मेरे फादर और मैं दोनों अंदर गए। आइए आइए अनवर भाई बैठिए, लता जी ने उनसे कहा। तो अंदर वहां जयदेव जी म्यूजिक डायरेक्टर भी बैठे हुए थे, लता जी बैठी हुई थी। ओके। हाँ जी। तो वो लोग बैठ गए, पानी वानी पिया, इधर उधर की बातचीत हाय हेलो करने के बाद में रिहर्सल शुरू हुई। तो एक लता जी का बड़ा मशहूर गाना है, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, जी हाँ। जो हम दोनों फिल्म में का है और जयदेव जी की कंपोजिशन है। जी तो हाँ। उस गाने की रिहर्सल हो रही थी। जी 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 जी। तो लता जी गा रही थी, मेरे वालिद साहब रिहर्सल कर रहे थे और मैं साइड में बैठा हुआ सुन रहा था कि क्या होता है। जी। तो अल्लाह तेरो नाम वाह। ईश्वर, ये चल रहा था। जी। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा और मैं सुन रहा। जी। अचानक रिहर्सल चलते चलते मेरे वालिद साहब को शायद बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी। जी। तो उन्होंने लता जी से कहा कि दीदी मैं 2 मिनट वॉशरूम से होकर आता हूँ। उन्होंने कहा हाँ अनवर भाई आपको आइए। तो वो वॉशरूम में गए और मैं उठ के तबले पे बैठ गया। अब लता जी ने ये देखा कि यार ये छोटा सा बच्चा उठ के तबले पे बैठ गया। अच्छा इतनी देर में मुझे बात समझ में आ चुकी थी कि मेरे वालिद साहब कैसे बजा रहे हैं। अरे वाह धा वाह। दिन दा दा दिन दा दिन दा दा दिन। तो मैं वो शुरू हो गया। अच्छा। अच्छा जब मैं शुरू हो गया तो लता जी ने गाना कंटिन्यू किया। जी हाँ जी हाँ। अब लता जी गा रही है और अजगर हुसैन 6 साल का बच्चा लता जी अरे के साथ अरे दादी अरे, के बजा क्या रहा है। हिस्टोरिक मोमेंट है। देखिए देखिए क्या कमाल बात है। फिर काश उस जमाने में भी मोबाइल हुआ करते या वीडियो कैमरास हुआ करते बहुत बड़ी तो वो बात है। मोमेंट कैप्चर होता और मैं हाँ। आज आप लोगों को दिखा पाता। अच्छा। तो मेरे वालिद समझ गए बाथरूम में से, उन्होंने उस समय एकदम कहा असगर तबले में से हटो, क्या कर रहे हो। अच्छा। तो मैं डर के जल्दी से हटने लगा। इतनी देर में मेरे फादर बाथरूम से निकल के आए और वो आके तबले पे बैठने लगे। तो लता जी ने कहा अनवर भाई आप चाय पीजिए, बच्चा बड़ा अच्छा बजा रहा है, मुझे 2 मिनट बच्चे के साथ गाने दीजिए। और ऐसे मेरे गाल पे लता जी ने ऐसे किया अरे वाह। और उन्होंने मेरे वालिद से एक बात कही, कहने लगे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक दिन ये बच्चा बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा और आपका नाम जी रोशन हाँ करेगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो पता नहीं शायद ये उन सब बड़े दिग्गज स्टार बोर्ड्स के ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद हैं कि मैं आज आपके सामने बिल्कुल अल्लाह ठीक की कह रहे हैं मेहरबानी। आप, ये देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इसी बात को हम आगे अगर इस ढंग से कंटिन्यू करें जैसे आपने बताया कि मैं पहले इन द सेंस के 80s 90s में इंडिया के टॉप मोस्ट अच्छा। लीडिंग गजल आर्टिस्ट अच्छा। जगजीत सिंह जी हो गए, हरिहरन जी हो गए, अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब हो गए और आपका फिनाज मसानी जी हो गए, अनूप जलोटा जी हो गए, चंदन दास जी हो गए। इन सबके साथ मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में शोज करता था। ओके। और अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छा कामयाब मेरा जो सिलसिला था कैरियर का वो जा रहा था। अच्छा एक बात यहाँ मैं और जोड़ना चाहूंगा कि मैं ये सब करते रहने के बावजूद स्टूडियो वर्क भी करता था जो आज भी करता। ठीक है। तो मैंने स्टूडियो वर्क HME दिल्ली से शुरू किया था मेरे ख्याल 78 79। ठीक है।
तो वो भी सफर मेरा चलता रहा, स्टूडियो वर्क भी चलता रहा और ये कॉन्सर्ट्स भी चलते रहे। और ऊपर वाला थोड़ा बहुत नाम दे रहा था, इज्जत दे रहा था, वो अपनी जगह पे, लेकिन कहीं अंदर एक बेचैनी थी, एक आग थी। उस आग को समझते समझते मुझे बहुत टाइम लगा, और जब वो बात समझ में आई तो मैंने एक डिसीजन लिया। वो आग क्या थी डेविड साहब, के हम किसी भी बड़े से बड़े आर्टिस्ट के साथ बजा रहे स्टेज पे, चाहे वो जगजीत सिंह जी हो, चाहे लता मंगेशकर जी हो, सुरेश वाडेकर जी हो, कविता कृष्णमूर्ति जी हो, इन सब के साथ मैं बजाता रहा रेगुलर। लेकिन म्यूजिशियन अकम्पनिस्ट जो है वो सेकंड रहते। जी 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 जी। लीडिंग में हमेशा ही मेन आर्टिस्ट होते हैं, और मेन आर्टिस्ट अगर सिंगर्स हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात है। जी जी जी। तो अब नेक्स्ट डे रिव्यू आ रहा है न्यूज़पेपर में किसी भी बड़े गजल गायक का जिनके साथ मैंने परफॉर्म किया, कि जी फलाने आर्टिस्ट ने ये गजल गाई, ऐसा गाया, बहुत अच्छा, ये सब कर कर आके। और नीचे लास्ट में कहीं छोटे से हर्फ में लिखा हुआ है कि वायलिन पे संगत की असगर हुसैन, और तबले पे फलाने ने, या गिटार पे फलाने, जो भी होते। तो अब मेरे जो अंदर का जो आर्टिस्ट था, आर्टिस्ट से लगती है, मुझे परेशान कर रहा था कि भाई कुछ ऐसा करके नाम भी तेरा आए, फोटो भी तेरी छपे। और जो म्यूजिक क्रिटिक है वो अगर 100 लाइनें लिखे तो 100 में से 90 मेरे बारे में। देखिए डेविड साहब, ये एक बहुत ही अजीब और डेंजरस किस्म का डिसीजन है, क्योंकि एस्टैब्लिश कैरियर में आपको ये फैसला करना है कि मैं ये नहीं करूंगा, ये करूंगा। तो मेरे ख्याल 92 में मैंने ये डिसीजन लिया कि अब स्टेज पे किसी के साथ भी अकम्पनीमेंट नहीं करूंगा, चाहे वो किसी भी रैंक के आर्टिस्ट। आप समझ सकते हैं। नहीं बड़ा आपने भी बल्कि शायद मेरा टाइम देखा, मैं जब गुलाम अली साहब वगैरह के साथ जी बहुत देखा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि अब किसी के साथ भी स्टेज पे अकम्पनिस्ट बन के नहीं बैठे। स्टेज पे उस दिन आऊंगा जिस दिन मुझे लगने लगेगा कि अब 50 लोग मेरा वायलिन सुन सकते हैं। तो रियाज तो शुरू से ही चल रहा था, वो जद्दोजहद तो शुरू से ही चल रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने रियाज को और अपनी तालीम को और ज्यादा बढ़ा दिया। जी 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 जी। क्योंकि क्लासिकल जो म्यूजिक है ये बहुत ज्यादा तपस्या मांगता है, बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर 5 बड़े नाम हैं वायलिन के इंडिया में, तो छठा नाम मेरा भी आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। वो जब आएगा कि जब मुझे, अगर वो 100% है तो कम से कम मुझे 95% तो बनना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और वो 95% बनने के लिए मुझे रातों की नींद खराब करनी पड़ेगी, रियाज करना पड़ेगा, रियाज को बढ़ाना पड़ेगा, तालीम देनी पड़ेगी, उस्तादों के पास जाना पड़ेगा। जी 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 जी। तो मेरे गुरुजी उस्ताद ज़हूर अहमद खान साहब का इंतकाल हो गया था 92 में जी। तो मुझे फिर ये लगा कि यार अब तालीम का जो सफर है वो रुक गया, और जो रास्ता मैं चुनना चाहता हूँ उसके लिए तालीम बहुत जरूरी है, मार्गदर्शन बहुत जी जी। तो उस्ताद ज़हूर अहमद खान साहब के बेटे जी और दिल्ली घराने के खलीफा जो आज इस दुनिया में नहीं है, डेविड साहब आप जानते हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब। जी जी जी। अभी हाल ही में उनका भी स्वर्गवास हो गया। तो मैंने उनके पास बैठना शुरू किया और उनसे फिर गायकी शैली की तालीम लेनी शुरू की। और वो सिलसिला जब तक चलता रहा जब तक वो जिंदा थे। जी 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 जी। दिसंबर 17, 2020 को इकबाल खान साहब इस दुनिया से चले गए। उस समय तक मेरा उनके साथ तालीम का सिलसिला चलता था और मेरा रियाज का भी सिलसिला चलता था। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद फिर मैंने कभी पलट के वो पीछे का टाइम देखा ही नहीं। हालांकि मुझे ऑफर्स आते रहे बड़े बड़े आर्टिस्टों के अकम्पनीमेंट के लिए, लेकिन मैंने कहा अब नहीं, अब अगर बजाऊंगा तो सोलो बजाऊंगा। और अल्लाह की मेहरबानी, मेरे उस्तादों की दुआएं, मेरे वालिदैन की दुआएं और आप जैसे वेल विशर्स की आशीर्वाद से अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया। बहुत अच्छा, और वो मेरा सिलसिला बना कि वो पिछले 28 सालों से हिंदुस्तान के हर लीडिंग म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। वेरी गुड। और कई परफॉर्मेंस मेरे ऐसे भी हैं डेविड साहब जिनमें मेरे साथ हिंदुस्तान की दिग्गज हस्तियां स्टेज शेयर कर रही हैं। नहीं बिल्कुल। जैसे सपोज पहले मैंने परफॉर्म किया,
मेरे बाद पंडित राजन साजन मिश्रा जी का गाना है, या पहले मैंने परफॉर्म किया उसके बाद पंडित विष्णु भट्ट जी हैं, या पहले मैंने परफॉर्म किया उसके बाद पंडित रोनू मजूमदार जी हैं, शाहिद परदेश जी हैं, या और लोग हैं, परवीन सुल्ताना जी हैं। तो ये ऊपर वाले का बड़ा करम मेरे ऊपर। नहीं, बहुत बड़ी बात है, और इसी वजह से आपको कई इनामात और एजाज से भी आपको नवाजा गया। दिल्ली घराना रत्न अवार्ड है, और भूषण है, स्वामी हरिदास बारे है, में पूरे हिंदुस्तान भर में कुछ ना कुछ हमेशा ही आता रहता है, और ये सब अल्लाह की मेहरबानी, मेरे उस्तादों का आशीर्वाद। एक बात यहाँ मैं जरूर बताता चलूं डेविड साहब, कि एक और बहुत बड़ी बात मेरी जिंदगी में हुई, जो सारी जिंदगी मेरे लिए यादगार रहेगी, कि सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े गायक, क्लासिकल गायक उस्ताद नज़ाकत सलामत खान जी, जिनको सारी दुनिया में माना है और जिनकी गायकी पूरे वर्ल्ड में सुनी नहीं मैचलेस। तो 1990 से लेकर 1995 तक, अच्छा, 5 साल मैंने उनके साथ एज एन अकम्पनिस्ट पूरे हिंदुस्तान भर की बड़ी बड़ी मेजर कॉन्सर्ट्स में संगत की है, जो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड। नहीं, क्या बात है, उनके साथ बजाना कोई आम आदमी नहीं बजा सकता। उनके साथ बैठ जाना लेजेंड इतनी बड़ी बात है कि मैं समझता हूँ कि उससे बढ़ के कोई बात ही नहीं। बहुत बड़ा एजाज है आपके लिए, बहुत ही बड़ी बात है। और उसमें भी एक कमाल बात मैं छोटी सी आपको शेयर करता चलूं कि इन 5 सालों में सलामत खान साहब के साथ मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए, जो ऑडिटोरियम्स में भी थे और घरों की महफिलें भी हुआ करती थी। तो हर कॉन्सर्ट के बाद वो दूसरी कॉन्सर्ट की मुझे डेट दे दिया करते थे, चाहे वो 4 दिन के बाद है या 10 दिन के बाद। क्या बात है, ये सिलसिला चलता था, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। बढ़िया। और वो एक लिफाफा मुझे दे दिया करते थे, जो उस समय के हिसाब से अच्छा अमाउंट, हेल्दी अमाउंट हुआ, वेरी गुड, और हम लेके आ जाते थे। इसके अलावा कभी कोई बात नहीं थी। बहुत अच्छी बात है। मैं उनको बहुत रिगार्ड देता था, बहुत इज्जत देता था। नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ, जी, प्रोग्राम रात को लेट खत्म हुआ, 2:30-3 बज गए। तो खान साहब ने मुझे कहा, सलामत खान साहब ने, बेटा असगर कल मेरे पास आ जाना हो तुम। मैंने कहा जी खान साहब। तो मैं सुबह करीब 11-12 बजे वहां चला गया खान साहब के पास। तो खान साहब लेटे हुए थे बेड पे, और साइड में रिकॉर्डिंग चल रही थी रात के प्रोग्राम की, वो सुन रहे थे। जी। तो मैंने उनको सलाम दुआ करने के बाद, कदमबूसी करने के बाद में उनसे बात करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे ऐसे इशारा किया, अच्छा चुप हो जाओ, और वहां सोफे पे इशारा किया कि वहां बैठ जाओ। मैं बैठ गया। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग खत्म हो तो मैं खान साहब से बात करूं। खान साहब ने मुझे क्यों बुलाया? तो 1.5 घंटे की कैसेट थी, कैसेट का जमाना था, तो वो पूरी कैसेट खत्म हो गई। उसके बाद खान साहब ने मुझे बुलाया, मुंडे इत्थे आ, ऐसे करके, मुंडे इत्थे आ। मैं आ गया। जी खान साहब। मेरे कमर पे उन्होंने शाबाशी दी, मेरे सर पे हाथ रखा, कहने लगे बेटा एक बात कहना चाहता हूँ आज। कहने लगे बेटा मैंने ये रिकॉर्डिंग सुनी अभी पूरी की पूरी, मुझे कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि अगर सारंगी होती तो ज्यादा अच्छा होता। कहने लगे तुमने जिस ढंग से मेरे साथ संगत की है, सारंगी की जरूरत होने ही नहीं। बहुत अच्छी बात। 5 सालों में सिर्फ पहली बार और आखिरी बार सलामत खान साहब ने मेरे बजाने को लेके ये बात है। बड़ी बात है, बहुत अच्छी। तो मैं आज तक उन अल्फाज को अपने सीने में दबा के रखता हूँ, क्योंकि ये दुनिया का हर अवार्ड से बड़ा अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड है ये। जी। तो अजहर साहब मैं ये बताना चाहूँगा कि अपने तमाम बोलते आईने के जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, उस्ताद अजहर हुसैन साहब से हमारी बातचीत हुई, और क्योंकि टाइम अब अजहर साहब हमारा ख़त्म हो रहा है, और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपने जो हमारे दर्शकों को बोलते आईने के जो टाइम दिया है उसके लिए हम सब की तरफ से मुश्तरका आपको बहुत बहुत बधाई, और बहुत बहुत अच्छा लगा है। और ये रिकॉर्डिंग जो है पूरी वर्ल्ड में हम नष्ट करेंगे। और बस आखिर में हमारी बहुत बहुत आपको शुक्रिया कह के। साहब 2 मिनट और लूंगा आपके। जी बताइए प्लीज। मेरा मन है कि मैं जाते जाते बोलते आईने के दर्शकों के लिए एक छोटा सा कोई राग, प्लीज, सिर्फ 2-4 मिनट के लिए, अगर आपकी इजाजत हो। ठीक है।
बागेश्वरी का एक छोटा सा अंदाज पेश करता हूं। ठीक। बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने शोभा बढ़ाई आज बोलते आईने के इस शो की। और दर्शकों में बताना चाहूंगा कि आज की शाम जो हमारे साथ बीती उस्ताद अजहर हुसैन साहब के साथ, जो कि एक मशहूर दिल्ली घराने के वायलिनिस्ट और कंपोजर हैं। तो अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डेविड साहब आपका, बोलते आईने का।
और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि ये सिलसिला बोलते आईने का बहुत अच्छा हमेशा इस तरह चलता रहे और बहुत अच्छे अपने अपनी फील्ड के दिग्गज इस मंच पर आते रहें और आप उनके साथ जुड़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। बोलते आईने, बोलते आईने।